परीलोक में एक नंदिनी नाम की बेकर परी थी। वह बहुत स्वादिष्ट केक बनाती थी। सब परियां नंदिनी की बेकरी से ही केक ले जाती थी, क्योंकि उन्हें नंदिनी के द्वारा बनाए केक बहुत पसंद थे। दूसरी ओर मधुलिका भी एक बेकर परी थी। जब से नंदिनी ने अपनी बेकरी शुरू की थी, तब से मधुलिका की बेकरी चलना बंद हो गई थी, क्योंकि वह बहुत घटिया केक बनाती थी। इसलिए सबने उसकी बेकरी से केक लेने बंद कर दिए थे। नंदिनी, आज रानी परी का जन्मदिन है। आज रात रानी परी के महल में बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए तुम्हें बहुत सारे केक बनाने हैं। और हाँ, शाम को समय से पहले केक महल पहुंचा देना। ठीक है सौम्या परी, मैं समय से पहले केक तैयार करके महल पहुंचा दूंगी। मेरे पास तो कोई केक खरीदने आ ही नहीं रहा, सब नंदिनी के पास जा रहे हैं। और रानी परी का महल से इतना बड़ा केक बनाने का ऑर्डर भी नंदिनी को मिल गया। मुझे कुछ करना होगा। नंदिनी को सबक सिखाने के लिए मुझे उसकी बेकरी बंद करवानी होगी। और मधुलिका काले जादू से एक पोशन बनाती है और वेश बदलकर नंदिनी की बेकरी पर जाती है। मुझे आप काम पे रख लीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं बहुत अच्छे केक बनाती हूँ। मैं सारा काम करवा दूंगी। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम परेशान मत हो और आ जाओ, केक बनाने में मेरी मदद करवाओ। नैना, आज रानी परी का जन्मदिन है और मुझे बहुत सारे केक बनाने का ऑर्डर मिला है, इसलिए जल्दी जल्दी बैटर तैयार करवाओ। शाम से पहले मुझे केक तैयार करने हैं। और मधुलिका केक का बैटर तैयार करवाने लगती है और नंदिनी के बाहर जाते ही काले जादू से बनाया पोर्शन केक के बैटर में मिला देती है। महल में परी रानी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तभी नंदिनी वहाँ सारे केक पहुँचा देती है। सारी परियां केक खा लेती है और केक खाते ही वे अलग अलग जानवरों में बदल जाती है। नंदिनी, तुमने केक में क्या मिलाया था? सारी परियां केक खाकर अलग अलग जानवरों में बदल गई है। अब तुम्हारा बच पाना मुश्किल है। ये क्या कह रही हो सौम्या? तुमने जहरीले केक बनाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नैना, क्या मिलाया तुमने केक में? मैंने केक में काले जादू से बना पोर्शन मिलाया है। पर क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। जब से तुमने अपनी बेकरी खोली है, मेरी बेकरी बंद हो गई है। नैना, रानी परी और बाकी परियों से अपना ये काला जादू उतारो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। तुम कर भी क्या सकती हो? नैना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुमने उन पर से अपना काला जादू नहीं उतारा, तो जल्द ही पूरा राज्य जानवरों में बदल जाएगा। हाँ, मैं उतार सकती हूँ काला जादू, पर मेरी एक शर्त है। लेकिन क्या शर्त है तुम्हारी? इसके लिए तुम्हें मुझे रानी परी की जादुई छड़ी लाकर देनी होगी। उसके बाद मैं सब परियों के ऊपर से अपना काला जादू हटा दूंगी। ठीक है, मैं रानी परी की जादुई छड़ी लाकर तुम्हें दूंगी।
और नंदनी महल जाकर रानी परी की जादुई छड़ी लाती है और मधुलिका को दे देती है और मधुलिका अपने असली रूप में आ जाती है। मधुलिका परियों के ऊपर से अपना काला जादू उतार देती है। वे सब परियां अपने असली रूप में आ जाती है। मधुलिका रानी परी की जादुई छड़ी घुमाती है। अब मैं तुम सबकी रानी हूँ क्योंकि मेरे पास जादुई छड़ी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको बंदी बना लूंगी। ये छड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? बनाओ बंदी, हम भी तो देखें कैसे बनाओगे तुम सबको बंदी। खामोश नंदनी, जादुई छड़ी इन सब परियों को बंदी बना दो और इन सबको कैद कर लो। लेकिन जादुई छड़ी कोई जादू नहीं करती। जादुई छड़ी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तभी नंदनी परी रानी की असली जादुई छड़ी लेकर आती है। महारानी, लीजिए आपकी जादुई छड़ी। इस गुस्ताख परी को कैद कर लो। और जादुई छड़ी के जादू से मधुलिका जंजीरों में जकड़ी जाती है और रानी परी उसे जेल में डलवा देती है। रानी परी नंदनी को शाबाशी देती है और सब परियां खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में आनंदी नाम की लड़की अपनी माता के साथ रहती थी। वह इतनी सुंदर थी कि वह दूध की तरह सफ़ेद और फूल की तरह कोमल थी। उसी गांव में एक शिकारी का बेटा था वीर, जो आनंदी को बहुत ही पसंद करता था। आनंदी भी वीर को बहुत पसंद करती थी। वीर जब भी जंगल में शिकार खेलने जाता, वहाँ से आनंदी के लिए एक गुलाब और एक हंस का शिकार करके लाता था। आनंदी, लो, मैं तुम्हारे लिए ये गुलाब और ये हंस लाया हूँ। वीर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, ये गुलाब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन किसी जीव को मार कर लाना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे आनंदी, तुम कितनी नादान हो। ये तो प्रकृति का नियम है। ये जीव हमारे शिकार के लिए बने हैं। लेकिन वीर, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। सीगढ़ राज्य की रानी दामिनी थी और उसका एक बेटा था सूर्या, जो कि बहुत ही सुंदर था और सूर्य के समान उसके मुख पर तेज बिखरता था। एक दिन महारानी अपने राज्य के आसपास के गांवों में भ्रमण करने निकली। तब उस गांव में दामिनी ने आनंदी को देखा। अरे, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। ये तो रानी बनने के योग्य है। क्यों ना मैं इसका विवाह अपने बेटे से करवा दूं? अरे सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो। महारानी जी प्रणाम, मेरा नाम आनंदी है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारा विवाह अपने बेटे सूर्या से करवाना चाहती हूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? माफ करना महारानी जी, परंतु मैं विवाह नहीं करना चाहती। महारानी को आनंदी इतनी पसंद आई कि वह हर कीमत पर उसे राजकुमार की पत्नी बनाना चाहती थी। उसके लिए महारानी ने एक योजना बनाई और गांव की सारी लड़कियों के लिए संदेश भेजा। महारानी राजकुमार के विवाह के लिए सबसे सुंदर और कोमल लड़की चुनना चाहती है। इस गांव की सारी लड़कियां अपने बिस्तर पर गद्दे के नीचे एक एक मटर का दाना रखकर सोएगी। जिसकी भी कमर पर मटर के दाने का निशान बनेगा, उससे ही राजकुमार का विवाह होगा। महारानी के आदेश के अनुसार उस गांव की सारी लड़कियां अपने गद्दे के नीचे मटर का दाना रखकर सोती है। आनंदी राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो वीर को पसंद करती थी।
आनंदी की माँ को भी वीर पसंद था, इसलिए वे एक योजना बनाते हैं। वीर हंसों के पंखों से आनंदी के लिए एक गद्दा बनाता है और गद्दे के नीचे एक मटर का दाना रखता है। लो आनंदी, इस गद्दे पर सो जाओ, अब तुम्हारी कमर पर कोई निशान नहीं बनेगा। और आनंदी हंसों के पंखों से बने गद्दे पर सो जाती है। प्रातःकाल महल से कुछ दासियां आती है और सब लड़कियों की कमर पर देखती है, पर किसी की कमर पर कोई निशान नहीं था। परंतु जब दासियां आनंदी की कमर देखती है तो हैरान रह जाती है। इतने ऊंचे मलमल के गद्दे के नीचे से भी आनंदी की कमर पर मटर का निशान बना था। आपको हमारे साथ महल चलना होगा, ये हमारी महारानी का आदेश है। वीर, आनंदी और उसकी माँ के न चाहते हुए भी आनंदी को राजमहल जाना पड़ा। महारानी की जय हो। आनंदी, अब तो तुमने चुनौती भी जीत ली है, अब तो तुम्हें विवाह करने में कोई परेशानी नहीं। मुझे माफ कर दो महारानी जी, परंतु मेरा अब भी यही फैसला है, मैं विवाह नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं आनंदी, परंतु मैं तुम्हें 1 महीना अपने साथ महल में रखना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? जी महारानी जी। और फिर आनंदी 1 महीने के लिए महल में रानी के साथ रुक जाती है। फिर महारानी राजकुमार को बुलवाती है। राजकुमार सूर्या, जिनके बारे में हमने आपको बताया था, ये है आनंदी। और आनंदी, ये है राजकुमार सूर्या। आनंदी राजकुमार को देखते ही रह जाती है, क्योंकि राजकुमार सूर्या बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी और सुंदर थे। अब 1 महीने तक महारानी जहाँ जाती, आनंदी भी महारानी के साथ रहती और राजकुमार भी महारानी के साथ रहते। राजकुमार व आनंदी के विचार इतने मिलते थे कि आनंदी को राजकुमार पसंद आने लगे। आनंदी, लीजिए, ये भेंट आपके लिए। ये जादुई हंस का दिल सिर्फ आपके लिए। राजकुमार, ये मेरे लिए, धन्यवाद। और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। आनंदी जानती थी कि ये जादुई हंस का दिल कोई आम भेंट नहीं, एक बहुत ही खास उपहार है। जो कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करता है, यह जादुई हंस का दिल सिर्फ उसी को दिया जाता है। आनंदी के कुछ दिन राजकुमार के साथ रहने से आनंदी को राजकुमार पसंद आने लगता है और वह विवाह के लिए तैयार हो जाती है। महारानी जी, मुझे राजकुमार पसंद है, मैं राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और फिर महारानी दामिनी बहुत ही धूमधाम से राजकुमार सूर्या और आनंदी का विवाह करवाती है। और महारानी राजकुमार सूर्या को वहाँ का राजा बना देती है। आनंदी ने राजकुमार सूर्या से विवाह तो कर लिया था, लेकिन अब भी मन ही मन उसी शिकारी लड़के वीर को ही पसंद करती थी। और जो आनंदी को राजकुमार ने जादुई हंस का दिल दिया था, धीरे धीरे उसकी चमक कम होने लगी और राजकुमार सूर्या की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी। अगर कोई लड़का किसी लड़की को वह जादुई हंस का दिल दे और वह लड़की उससे सच्चा प्यार न करे तो उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। इसलिए राजकुमार को सच्चा प्यार न मिलने के कारण राजकुमार सूर्या की मृत्यु हो जाती है। महारानी बहुत दुखी होती है और पूरा राज्य राजकुमार की मौत से बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद महारानी को राज्य की चिंता होने लगती है। मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हमारे राज्य को उत्तराधिकारी तो चाहिए ही, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा।
महारानी राज्य का उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक चुनौती रखती है और उस चुनौती में वह शिकारी लड़का वीर जीत जाता है। महारानी वीर को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देती है। वीर पहले से ही आनंदी से बहुत क्रोधित था। वह सोचता था कि आनंदी ने उसे धोखा देकर राजकुमार से विवाह किया है, इसलिए वह आनंदी से बात भी नहीं करता और उसमें अच्छे शासक बनने योग्य एक भी गुण नहीं थे। वह राज्य में बड़ी क्रूरता के साथ कार्य करने लगा, हिंसा फैलाने लगा। इन सब से आनंदी के दिल में वीर के लिए प्यार की जगह नफरत होने लगती है और आनंदी सोचती है, ओ मैंने राजकुमार सूर्या के साथ कितना गलत किया, उनसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया। वह मुझसे कितना प्यार करते थे। मैं राजकुमार सूर्या, महारानी, वह इस राज्य की कितनी बड़ी गुनहगार हूँ। और ये वीर जिसके कारण मैं कभी राजकुमार से प्रेम नहीं कर पाई, कितना क्रूर और हिंसक है। और इस तरह आनंदी के मन में राजकुमार के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होने लगी, जिससे राजकुमार का दिया हुआ जादुई हंस का दिल दोबारा चमकने लगा। तभी आनंदी के पास राजकुमार सूर्या की आत्मा आई। आनंदी, आपने आज मुझे एक बार सच्चे हृदय से प्रेम किया, इसलिए मेरी आत्मा को मुक्ति मिल रही है और मेरी आखिरी ये इच्छा है कि इस राज्य की रानी आप बनो। आनंदी से ये बातें करके राजकुमार सूर्या की आत्मा को मुक्ति मिल गई। आनंदी महारानी को जाकर ये सारी बातें बताती है। फिर महारानी आनंदी और शिकारी लड़के वीर के बीच एक चुनौती रखती है, जिसमें आनंदी जीत जाती है और महारानी आनंदी को सिंहगढ़ राज्य की रानी बना देती है। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।